Hello students, I am Parminder Singh. Today our topic is controlling, which is the last function of management. Students, इससे पहले हमने डिस्कस किया था four functions of planning, four functions of management: planning, organizing, staffing, directing, and last one है controlling, जो हम आज डिस्कस करेंगे, which is the chapter of 8 चैप्टर है हमारा बिजनेस स्टडीज का। इसमें हम इसके आज मीनिंग्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता क्या है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजमेंट टू कंट्रोल इट। कंट्रोलिंग मीन्स होता है कि जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर तो रिजल्ट सेम आता है, सेम प्लान परफॉर्मेंस जो हमने सोच रखा था वैसे रिजल्ट आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, तब तो कंट्रोलिंग की कोई भी वहां पे कोई जरूरत नहीं होती। इफ देयर इज ए डेविएशन और ए डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान परफॉर्मेंस, तो वहां पे हमारी कंट्रोलिंग क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तब हम रीजंस ढूंढते हैं, मिस्टेक ढूंढते हैं, कहाँ पे हमारा फॉल्ट रहा है, किसमें दिक्कत आई, हमारे रिसोर्सेज में, मशीन में, मटेरियल में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या हमारी प्लानिंग में कुछ डिफरेंशिएट हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अगर कोई डेविएशन क्रिएट होता है जब हम प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करते हैं, तो वहाँ पे कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। वहाँ पे हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, उस रीजंस को फाइंड आउट करते हैं और फिर हम उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, अचीव हो सके। सो इन द मीनिंग ऑफ द कंट्रोलिंग, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आउटपुट आया, जो प्रोडक्शन होके आया, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, या प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया, या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उसको हमने जैसे सोचा था वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको फाइंड आउट करने का और उनमें अगर कोई डिफरेंशिएट क्रिएट होता है उसको पता लगाने का काम किसका है, कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग का मेन काम यही है कि डेविएशंस या डिफरेंसेस जो आए हैं एक्चुअल प्लान में उसको फाइंड आउट करना और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। सो नेक्स्ट दैट इज नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का स्वभाव कैसा, सिग्निफिकेंस क्यों है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोलिंग क्यों की जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग का जो मेन मकसद क्या है, जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम लोग इजीली क्या कर सके, अचीव कर सके। ये तभी हो पाएगा जब हम लोग डेविएशंस, डिफरेंसेस ढूंढे, कमियां ढूंढे, जिनको हम लोग पहले से ही दूर कर लें ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है इजीली क्या हो सके, अचीव हो सके। नेक्स्ट आता है ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव फंक्शन मींस होता है कि कंट्रोलिंग जो है हर लेवल पे प्रेजेंट है। देयर आर 3 लेवल्स इन द मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। तो कंट्रोलिंग तीनों ही लेवल्स पे काम करता है, टॉप लेवल पे भी काम करता है, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी काम करता है। थर्ड वन इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग दोनों ही तरह से काम करता है, मींस पीछे देखकर आगे के लिए सोचता है। बैकवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होगा कि जो मान लीजिए कोई मिस्टेक हमसे पीछे हो गई है, जब पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, पास्ट में हमने क्या किया था, किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया था, उसी के बेस पे फ्यूचर के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इसीलिए कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग भी बोला जाता है और फॉरवर्ड लुकिंग भी बोला जाता है। मींस हम लोग पास्ट के बेस पे फ्यूचर के प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, अगर होती है तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करें। सो कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज ए फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट आता है कंटीन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जो कंट्रोलिंग है ये बिना रुकने वाली, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। ये नहीं कि आपने भी एक बार ये देख लिया कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस से मैच कर रही है या नहीं कर रही, उसके बाद हमने जो डेविएशन ढूंढे, डिफरेंस ढूंढे, उनको सॉर्ट आउट कर लिया, वहाँ पे कंट्रोलिंग का काम खत्म नहीं हो जाता है। हमें बार बार चेक करना पड़ेगा, बीच बीच में बार बार चेक करना पड़ेगा ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए और वहाँ पे फिर से कंट्रोलिंग की कोई जरूरत ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग को है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर लेवल पे है, जरूरी है, गोल ओरिएंटेड है और फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग दोनों तरह से सोचता है, देखता है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग की जरूरत क्यों है, व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग, हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपने कंट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर कंट्रोलिंग
इफेक्ट ये पड़ेगा अगर नहीं करते हैं तो। मान लीजिए आपने जैसा सोचा था प्लान करके दे दिया एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, टॉप लेवल का काम होता है टारगेट और गोल को सेट करना, उसने प्लान को दे दिया, मिडिल लेवल लोअर लेवल उस काम को कर रहा है, बीच में ये चेकआउट नहीं किया गया कि काम कैसा हो रहा है, तो एंड रिजल्ट जब लास्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे फिर कंट्रोलिंग का कोई भी फायदा नहीं आएगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता तो गुड है, कंट्रोलिंग की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाता है तो टाइम भी स्पेंड हो गया है, समय निकल चुका है, रिसोर्सेज भी वेस्टेज हो गया है, तो बहुत सारा कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसीलिए कंट्रोलिंग का जो मेन काम है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में कंट्रोलिंग हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही कंट्रोलिंग करना क्या कर देते हैं, शुरू करते हैं। बीच बीच में सुपरवाइजर्स या सीनियर्स हमारे चेक करते रहते हैं कि जैसा हम सोचा गया था, जैसे प्लानिंग की गई थी, क्या वर्क वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो टारगेट है, हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जो स्टैंडर्ड है वो कितने यूनिट्स का है, 1000 यूनिट्स का है, ये हमारे प्लान परफॉर्मेंस है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर नापी जाए, मान लीजिए कितनी आई है, 800 यूनिट्स है, तो लास्ट में जब हम देखेंगे कि हमारा टारगेट तो अचीव ही नहीं हो पा रहा, इसीलिए कंट्रोलिंग इस 1000 को कैसे अचीव करना है, ये 800 में 800 जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, जो 200 यूनिट्स का जो डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना, रीजंस को फाइंड आउट करना है, ताकि हमारा जो 1000 यूनिट्स वाला टारगेट है वो क्या कर सके, हम लोग अचीव करें। इसीलिए और कंट्रोलिंग क्या इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट आ जाता है जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड मींस होता है जो हम सोच रहे हैं, हमने प्लानिंग की स्ट्रेटजी बना रखी है, क्या वो हमारे आज के एनवायरमेंटल के हिसाब से सही है या नहीं। कई बार हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, हमने सोचा कि एक व्यक्ति एक दिन में 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसने कितना कर दिया, 1200। तो ये हमारा अंडर एस्टिमेटिंग हो गया, मींस हमने जो प्लानिंग कर रखी थी वो सही नहीं थी, इसीलिए हमने अपनी प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोलिंग हमें हमारी जो स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को चेक करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। क्या टारगेट कहीं अंडर तो नहीं है या ओवर तो नहीं है, इजीली अचीव हो जाएगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज कैसे होगा, जब आप उसको अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग करते रहे। कंट्रोलिंग का मेन काम ही ये है कि मैन, मशीन, मटेरियल इनका प्रॉपर्ली क्या हो सके, यूज हो सके, वेस्टेज कम हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है हमारा इजीली क्या हो सके, अचीव हो सके एट ए मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग द एम्प्लॉइज मोटिवेशन। कंट्रोलिंग एम्प्लॉइज को मोटिवेशन करने में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। जब हम उसे टारगेट दे देते हैं, टारगेट को जब हमारा उसके साथ बीच में जब हम कंट्रोलिंग करने जाते हैं, कंट्रोल करने तो उससे कम्युनिकेशन किया जाता है। पहले से प्लानिंग बना दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये प्लानिंग है, आपको ऐसे इस टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है, और फिर उसको सिस्टम बता दिया जाता है कैसे अचीव करेंगे। हम बार बार से कम्युनिकेशन कर, कंट्रोलिंग में हम लोग कम्युनिकेशन ही तो करते हैं। जो कंट्रोल जो हम लोग गाइड कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। अब जब वो टारगेट को इजीली अचीव कर लेता है तो वो बंदा क्या हो जाता है, सेल्फ मोटिवेट हो जाता है, उसे भी लगता है कि मैंने भी कुछ करके दिखाया है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है उनकी। नेक्स्ट आता है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मेन जो काम क्या है कंट्रोलिंग का, यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्लाइमेट है या एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक डिसिप्लिन बना रहे, ऑर्डरली सारी चीज़ें अरेंज रहें, ताकि कहीं पे भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट या क्लैशेस ना हो सके, ईगो क्लैश ना हो। तो कंट्रोलिंग क्या करता रहता है, सभी एम्प्लॉइज को, सभी सबऑर्डिनेट वर्कर्स को क्या करता है, डिसिप्लिन के अंदर रखने में, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो इनके आपस में एक अच्छा संबंध क्रिएट करने में भी कंट्रोलिंग क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपस में इनमें डिस्प्यूट क्रिएट रहेगा, डिस्प्यूट क्रिएट रहने से क्या होगा, इसका सीधा इफेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर पड़ेगा, जिसको हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कंट्रोलिंग क्या करता है, इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर एक कोऑर्डिनेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करके रखता है, ताकि सारी चीजें स्मूथली चलती रहे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है
कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस, एक सिस्टम है जिसके तहत हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। फर्स्ट क्या है, सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड्स। सेटअप स्टैंडर्ड में मींस एक हम लोग टारगेट सेट कर देते हैं। जब तक आप टारगेट नहीं सेट करेंगे, आप जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको किसके साथ मैच करें। तो प्लान परफॉर्मेंस जो होती है, जो हमने पहले सोच रखा है, वो जो ऑब्जेक्टिव ने डिसाइड कर रखा है, पहले हमें वो सेट करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन होगा वो कितनी यूनिट्स का होगा, कौन व्यक्ति कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा 1 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टारगेट को सेट करना पड़ेगा। टारगेट जो हम लोग सेट करते हैं, जो स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो हमेशा ये ध्यान रखते हुए बनाया जाए कि वो इजीली क्या हो सके, मेजरेबल हो सके, हम लोग आसानी से उसे नाप सकें। कोशिश किया जाए कि न्यूमेरिकल्स नंबरिंग में ज़्यादा हो तो और बेटर है, ताकि हम लोग काउंटिंग में इजीली हम लोग काउंट कर सकें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि स्टैंडर्ड टारगेट हमारा कितना है, 1000 यूनिट्स है। अब हम इसको मैच करेंगे एक्चुअल से। अब ये स्टैंडर्ड टारगेट सेट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, या हमारी प्लानिंग सही है या सही नहीं। तो सबसे पहले हमें टारगेट स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मेजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा टारगेट सेट नहीं करना चाहिए जो कि हम लोग अचीव ही ना कर पाए। और उसके साथ साथ जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल भी होने चाहिए। अगर ये चीज़ें सारी होंगी तो आप इजीली स्टैंडर्ड को सेट कर सकते हैं, टारगेट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड जो स्टेप आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में, हम लोग क्या करते हैं, जो प्लान परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जो भी वर्कर्स ने काम किया, जैसे हमने यहाँ पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई है, 800 आई है। यहाँ पे हमने मेजर किया है किस वर्कर ने कितना काम किया है, ओवर किया है, ज़्यादा किया है, कम किया है, ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे। परफॉर्मेंस नापने के बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी को चेक करने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप न्यूमेरिकल यूनिट्स की बात करते हैं तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की है। अब उस परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने कंपेयर किसके साथ किया, प्लान परफॉर्मेंस के साथ मैच कर लिया। अब दोनों चीज़ों को हमने क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। मैच करने का मतलब क्या है कि हम उसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस से मैच कर रही है? अगर तो कर रही है, वेरी गुड। इसका मतलब जैसा हमने सोचा था वैसे ही काम हो रहा है, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ को करेक्ट करने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा वर्क स्मूथली अकॉर्डिंग टू दी प्लानिंग चल रहा है। और अगर उसमें फाइंड आउट होता है तो हम क्या कर लेते हैं, फोर्थ स्टेप में एनालाइसिस द डेविएशंस। डेविएशंस फाइंड आउट कर, डेविएशन जब हमने फाइंड आउट कर लिए उसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का मतलब कुछ को क्रिटिकल पॉइंट्स में कर देते हैं, कुछ को मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस नॉन क्रिटिकल में डाल देते हैं। नॉन क्रिटिकल का मतलब जिनको अनदेखा कर दिया जाता है। क्रिटिकल पॉइंट्स में वो आता है जैसे जो पॉइंट्स, जो डेविएशन, जो डिफरेंसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे, हमारे जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, लॉस हो सकता है, उसको हम लोग इस कैटेगरी में डाल देते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स में डाल देते हैं। और जिनकी वजह से माइनर चेंजेस आता है, जिनका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको हम लोग इसमें डाल देते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस नेग्लेक्ट, इग्नोर भी कर देते हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए दो तरह के कॉस्ट बढ़ जाती है। एक हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ रही है मान लीजिए 5 रुपीज, और उधर से हमारा पोस्टल एक्सपेंस बढ़ रहा है 50 रुपीज। तो अगर हम फाइंड आउट करें इसमें क्रिटिकल कौन सा है, मेन पॉइंट कौन सा है, तो मेन पॉइंट ये है 5 रुपये वाला, क्योंकि 50 रुपीज पोस्टल एक्सपेंस बढ़ा है। इसके ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अगर खर्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो ज़्यादा अगर हमें ध्यान देना, फोकस करना है, तो कौन से पॉइंट पे किया जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स में किया जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट में हमने किसको डाला है, अगर हमारी कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर 1 या 2 रुपीज में बढ़ रही है तब भी हम लोग उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सो हम लोग अपने जो डेविएशन है उनके एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने का मतलब है उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि कौन से ज़्यादा जरूरी है, कौन से ज़्यादा जरूरी नहीं है, जिनके ऊपर हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब
फिर ये बात आती है कि कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको लोअर लेवल्स पे हैंडल किया जा सकता है। देयर आर 3 लेवल्स इन द मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर। कुछ जो पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग लोअर लेवल पे डिस्कस करते हैं, जिनको हम ऊपर सीनियर्स को नहीं बताते, मिडिल लेवल या टॉप लेवल को, उनको हम लोग नीचे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और कुछ जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हम लोग टॉप लेवल के साथ डिस्कस करते हैं, मिडिल लेवल के साथ, कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मशीन गड़बड़ कर रही है, या वर्कर्स इस काम करने में डिसएग्री है, या कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े, रॉ मटेरियल खराब आ रहा है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग टॉप लेवल को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो छोटे मोटे काम हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं, जिनको हम लोग, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग हैंडल ही कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग टॉप लेवल या मिडिल लेवल को हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो डेविएशंस आए हैं उनके लिए हमने टेकन करेक्टिव मेजर्स। अब कुछ वो स्टेप उठाए जाएंगे ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कॉस्ट बढ़ रही है या कोई गड़बड़ी हो रही है, उसको हम लोग क्या करें, सॉर्ट आउट कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई, उसको चेंज कराने के लिए बोलेंगे, मशीनों में गड़बड़ी आ रही है, रॉ मटेरियल खराब है तो रॉ मटेरियल को चेंज करने के लिए बोला जाएगा। एम्प्लॉइज केयरलेस की तरह से काम कर रहे हैं या जानबूझकर काम खराब कर रहे हैं, या कुछ इनएफिशिएंट है, अनट्रेन्ड है, फिर उनको उसी हिसाब से डीलिंग किया जाएगा, वहाँ से हटाया जाएगा या ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। सो इनके जो डेविएशंस है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, पहले पता लगा लिया, फिर उनका हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा है। यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, इसमें हम लोग उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा जो टारगेट नहीं अचीव हो रहा है, उसको कैसे अचीव किया जाएगा, वहाँ पर एक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक इन कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो डेविएशंस आए उसको हमने, जो हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट को हमने डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने के बाद जो डेविएशंस आए, उन डेविएशंस को हमने कैसे सॉर्ट आउट किया, ताकि हम लोग उसको रिटन फॉर्म में लिख सकें, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर के लिए हमें प्लानिंग करने में या कंट्रोलिंग करने में हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इसीलिए हम लोग फीडबैक रिपोर्ट बना लेते हैं। फीडबैक रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कौन किस चीज़ में कितना डेविएशन आया है, उस डेविएशन को, उस डिफरेंस को हमने कैसे करेक्टिव मेजर्स के थ्रू सॉल्व किया है, ताकि इन फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग वैसे स्टेप उठाएं जैसे हमने पास्ट में उठाए थे। तो यहाँ पे हम लोग फीडबैक रिपोर्ट तैयार करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सेट करेंगे। स्टैंडर्ड सेट मेजरेबल होना चाहिए, काउंटेबल, जिसको काउंट कर सके, इजीली अचीवेबल होना चाहिए, और उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने वर्क जब करवा रहे हैं, वर्कर्स को देख रहे हैं, एम्प्लॉयज को देख रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, नोट किया जाएगा। फिर तीसरे वाले स्टेप में हम लोग उनको प्लान परफॉर्मेंस के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ठीक काम वैसे ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था, या कोई डेविएशन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हो रहा। और हम नेक्स्ट आ जाता है एनालाइसिस ऑफ डेविएशन। अगर डेविएशंस आते हैं तो फिर उनको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने में यहाँ पे हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स में, कुछ नॉन क्रिटिकल में, ताकि नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए, जिसको लोअर लेवल ही सॉल्व कर लेता है, और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा कंट्रोलिंग का मेन फोकस रहता है कि इनको इजीली हम लोग क्या कर सके, सॉर्ट आउट किया है, ताकि हमारा ऑपरेशन जो है इजीली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या हो सके, अचीव हो सके। यहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लिए गए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मशीनें गड़बड़ कर रही हैं, या मैन पावर में कम है, ज़्यादा है, या एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है, अनट्रेन्ड है, या रिसोर्सेज कम आ रहे हैं, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट आता है फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि हमने जो डेविएशंस आए थे उनको कैसे सॉर्ट आउट किया है, डेविएशन कितने थे, किस किस टाइप के थे, कैसे उनके करेक्टिव मेजर्स लिए गए, ताकि पास्ट के बेस पे हम लोग फ्यूचर के लिए क्या कर सके, डिसीजन ले सकें, और फ्यूचर में हम लोग उस हिसाब से क्या करें, कंट्रोलिंग करें। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है डेविएशन। डेविएशन मीन्स होता है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। जो डिफरेंस आता है, जो हमने सोचा था, दिस इज द डेविएशन। मीन्स 1800 यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं, इनके बीच का जो 200 यूनिट का जो डिफरेंस आया है, उसे क्या बोला जाता है, डेविएशन बोला जाता है। अब डेविएशन दो तरह के हैं, डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। ये वाला जो डेविएशन आया है, मींस हम चाहते थे कि 1000 प्रोड्यूस हो, लेकिन प्रोड्यूस कितना हुआ है, 800 यूनिट। तो ये जो 200 यूनिट कम प्रोड्यूस हुई है, ये नेगेटिव में आ जाता है। एंड अगर 1000 की जगह कितनी हो जाए,
1500 इज 500 ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब हमने अंडर एस्टिमेटिंग की है। हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं हमें फिर से बनानी पड़ेगी। ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, जितना हमने सोचा था उससे अच्छा रिजल्ट आया है। तो रिजल्ट दो तरह के डिफरेंसेस, दो तरह के, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। खराब को नेगेटिव बोलते हैं, अंडर कम आता है, और अच्छे वाले डेविएशन को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। सो इनके ऊपर डिस्कशन, इनको कैसे कंट्रोल करना है। So dear students, today we discuss about the chapter controlling। कंट्रोलिंग जो हमारा फिफ्थ इम्पॉर्टेंट फंक्शन था मैनेजमेंट का, लास्ट वन। इसके बाद हमारा बी पार्ट शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर हम लोग वीडियोस डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है कंट्रोलिंग, उसका मीनिंग, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। In the next video we discuss about the next topics of this